वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ सिमेट्री थोड़ा बहुत कर लिया था। नाउ लेट अस मूव ऑन। इस क्लास में हम जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जो विदाउट ट्रांसलेशन के काम कर सकते हैं उनको डिटेल में स्टडी करें। तो पहला सिमेट्री एलिमेंट जिसकी हमने बात करी थी वो क्या है? वो है मिरर प्लेन्स। टेक्निकल टर्म इज रिफ्लेक्शन और मिरर प्लेन्स। इसके लिए सिंबल क्या यूज होता है? सिंबल यूज होता है स्मॉल एम। ये हमको सिंबल्स याद रखने हैं। स्मॉल एम का मतलब है कि एक मिरर प्लेन है हमारे पास। मिरर प्लेन करता क्या है? ऑब्वियसली मतलब डे टू डे लाइफ में हमको मालूम ही है कैसे काम करता है मिरर प्लेन। यू स्टैंड बिफोर अ मिरर, द मिरर क्रिएट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलोग्राफी में मिरर प्लेन है ये भी सेम चीज करता है। एक हमारे पास रेप्लिका बना के देता है जो हमारा नॉर्मल डे टू डे मिरर्स बना के देते हैं। सेम चीज ये क्रिस्टलोग्राफी में भी करता है। ठीक है, जैसे ये दो एग्जांपल्स देखते हैं। ये हेक्सागन देखते हैं, ये लेफ्ट वाले हेक्सागन को पहले देखते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो डैश लाइन है ये मेरी मिरर प्लेन है। मैंने क्या किया? मैंने मिरर प्लेन ऑब्जेक्ट के बाहर लगाया है। हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि जनरली स्पीकिंग हमारे जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं नॉर्मली वो ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन हम उनको बाहर भी रख सकते हैं। ये केस बाहर रखने वाला है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर प्लेन इसके बाहर रखा। ठीक है, तो ये मिरर प्लेन क्या करता है? ये राइट वाला हेक्सागन मुझको क्रिएट करके देता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया, मिरर प्लेन लगाया और ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट 2 से स्टार्ट करता, मिरर प्लेन लगाता, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 आ जाता। दोनों सिनेरियोज में रिजल्ट्स में बस सेम आता। ठीक है, अब जो हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्री एलिमेंट ना मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, वो यहां पे कैसे लगेगा? हमने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें मैं एक ट्राइंगल से स्टार्ट करता हूं, यहां पे रोटेशन एक लगाता हूं और इस रोटेशन की वजह से मेरे पास ये 4 ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जेक्ट 1 को ट्रीट कर रहा हूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट है, तो ये रोटेशन एक्सिस इसके बाहर है। ठीक है, जो हमारे केस स्टडी में हम यूज नहीं करते क्रिस्टलोग्राफी में। क्रिस्टलोग्राफी में जो सिमेट्री एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट है और ये सिमेट्री एलिमेंट है, तो नॉर्मली सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो इस डायग्राम में अगर सिमेट्री एलिमेंट R1 है तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये चारों के चारों जो ट्राइंगल्स हैं ये मिला के एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ये और ये जो पूरा कंप्लीट इमेज है ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे R1 है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। इस सिनेरियो में ये जो मिरर प्लेन है जो सिमेट्री एलिमेंट है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट ये दोनों जो हेक्सागन्स हैं ये दोनों कंबाइन होके ये मिरर प्लेन के लिए ऑब्जेक्ट्स की तरह हम ट्रीट करेंगे इनको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये इस मिरर प्लेन के लिए हम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं तो इनके सेंटर पे यानी कि इनके अंदर हमारा सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है, जो हम क्रिस्टलोग्राफी में ऐसे ही यूज करते हैं इनको। ठीक है, हम ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी हेक्सागन्स है, बस इन हेक्सागन्स में ना ये नॉच है। ठीक है, ये प्रॉपर सिमेट्रिकल हेक्सागन्स थे, रेगुलर हेक्सागन्स थे, कोई इनमें डिस्टॉर्शन नहीं था। इन हेक्सागन्स में ये डिस्टॉर्शन है, यहाँ पे देख मेरे पास नॉच है। अब ये नॉच क्यों है? नॉच इसलिए है ताकि मैं ना मिरर्स को ना अच्छे से थोड़ा स्टडी करूं। तो मान लेते हैं मैं इस हेक्सागन 1 से स्टार्ट किया था, ये मेरे पास मिरर प्लेन था। ठीक है, तो अब मिरर प्लेन कैसे जनरेट करता? मिरर प्लेन इस ऑब्जेक्ट को देखता है और इसकी एक मिरर इमेज बनाने की कोशिश करता है। कैसे करता है? जो चीज है उसके पास उसका मिरर इमेज उसके पास बनता है। जैसे ये वाला जो वर्टेक्स है उसका मिरर इमेज उसके पास बना, ये जो दूसरा वर्टेक्स है जो सबसे दूर है इसका जो इमेज बनेगा वो सबसे दूर बनेगा। अब ये नॉच को देखते हैं, इस नॉच का जो ये वर्टेक्स है डाउन वाला उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली उसके सामने बना है। ये वाला जो वर्टेक्स है 4th उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली उसके सामने बना। तो मिरर प्लेन्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं और
एग्जैक्टली उसके स्ट्रेट लाइन में उसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई मिरर प्लेन होगा, जैसे ये मेरे मिरर प्लेन की लाइन है, तो ये रेप्लिकेशन कैसे करेगा? ये रेप्लिकेशन अपने परपेंडिकुलर्स के अलोंग करेगा। तो ये जैसे ए है, ए डैश है, बी डैश, ये लाइंस क्या है? ये लाइंस ए डैश इज परपेंडिकुलर टू द मिरर प्लेन, यानी कि ए डैश इज अ नॉर्मल ऑफ एम। तो मिरर प्लेन क्या करते हैं? मिरर प्लेन्स अपने जो उसके नॉर्मल्स हैं या परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अलोंग कॉपी करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके अलोंग कॉपी करते हैं तो ये नॉच यहां आ जाता है, ये नॉच यहां आ जाता है। अगर मैं उल्टा स्टार्ट करता तो ये नॉच यहां आ जाता, ये नॉच यहां आ जाता। अब ये नॉच वाला हमने इसलिए स्टडी किया क्योंकि इसमें हम ना डायरेक्टली ये चीज स्टडी नहीं कर पा रहे थे कि नॉर्मल्स के अलोंग करता है, क्योंकि ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है। इसमें मुझको क्लैरिटी आ गई है कि मिरर प्लेन्स जो कॉपी करते हैं वो अपने नॉर्मल्स के पैरेलल कॉपी करते हैं। ओके, सिंबल्स हमने कर ही लिया। सिंबल इसका है स्मॉल एम, ये याद रखना है कि स्मॉल एम इसका सिंबल है। अब मिरर प्लेन्स ना ये एक चीज बना के देते हैं मेरे को, ये एक और टर्म है जो मुझे पता होना चाहिए, इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स। ये हमने 11th-12th में भी किया था, इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स क्या होता है। इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स, ये जो इमेज मुझको बता रही है एग्जैक्टली सेम चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस हेक्सागन को देखता हूँ, हेक्सागन 1 को देखता हूँ, इसका नॉच कहाँ है? नॉच इसके राइट साइड। ये जो हेक्सागन 2 है इसका नॉच कहाँ है? इसका नॉच लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर मैं H1 से स्टार्ट करता, मैं H2 बनाता, ये H2 से स्टार्ट करता, H1 बनाता, सेम रिजल्ट्स आते मेरे पास। लेकिन इनमें से एक हेक्सागन राइट वाला हेक्सागन है, राइट नॉच वाला, एक हेक्सागन लेफ्ट नॉच वाला हेक्सागन, ठीक है। तो ये जो राइट और लेफ्ट का सिनेरियो हुआ है इसको मैं इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स कहता हूं। जैसे ये मेरा ये मेरे लिए राइट है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दोनों के थंब्स ऑपोजिट पॉइंटेड, ठीक है। अगर ये ऐसे होते तो ये जो थम्स हैं सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी जो थम्स हैं वो एक दूसरे की तरफ सेल्फ ओपोजिंग थम्स होते हैं ह्यूमंस के पास। तो एक राइट वाला थंब हो गया, एक लेफ्ट वाला थंब हो गया, सेम राइट वाला नॉच, लेफ्ट वाला नॉच। तो इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स क्या होते हैं? ये जो राइट और लेफ्ट वाले पेयरिंग्स हैं इनको इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगा। अगर मैं हेक्सागन 1 को इसको मूव करूं इस लोकेशन पे H2 के ऊपर, तो ये जो नॉच है ये यहां आएगा, यानी कि H1 और H2 कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि H1 मेरा राइट हैंडेड है और H2 मेरा लेफ्ट हैंडेड है। तो मिरर प्लेन्स, अगर मेरे किसी ऑब्जेक्ट में ये पॉसिबिलिटी है नॉच की, जैसे हमारे हाथ में ये थंब था, ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो मिरर प्लेन्स मेरे पास एक राइट हैंडेड फिगर बना के देते हैं और एक लेफ्ट हैंडेड फिगर बना के देते हैं, यानी कि ऑपोजिट हैंडनेस ऑफ द ओरिजिनल मोटिव मुझको देते हैं। मोटिव का मतलब कुछ नहीं होता, मोटिव का मतलब है जो भी मैं ऑब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूं उसका छोटा सा यूनिट, उसको मैं मोटिव कहता है। जैसे हाथ के केस में ये हाथ मेरा मोटिव था, ये दूसरा मोटिव बना, ये हेक्सागन एक मोटिव है, ये हेक्सागन दूसरा मोटिव है मेरे पास। तो ये भी मुझको पता होना चाहिए कि मिरर प्लेन्स मेरे को इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स बना के देते हैं। अब एक बार ना ये पहला वाला हेक्सागन फिर से स्टडी करते हैं, ये वाला जो पेयरिंग, क्या ये इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स हैं? ये इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेक्सागन और ये हेक्सागन कंप्लीटली सिमेट्रिकल थे, ठीक है। क्योंकि इनमें ये नॉच नहीं था तो ना ये लेफ्ट हैंडेड है ना ये राइट हैंडेड है, ना ये लेफ्ट हैंडेड है ना ये राइट हैंडेड। तो ये जो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड आता है ये तभी आता है जब मेरा मोटिव थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड हो, जैसे मेरा हाथ था, क्योंकि ये जो मेरे पास थंब है, ठीक है, ये एक एक्सट्रूजन है, ठीक है, हर जगह नहीं है थंब में, एक ही जगह, जैसे ये नॉच एक ही जगह था, तभी इस एक ही जगह होने की वजह से एक इनैंशियोमॉर्फिक पेयर बन सकता है। अगर मेरा मोटिव कंप्लीटली सिमेट्रिकल हो तो मैं
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात नहीं कर सकता। जैसे ये अकेला H1 अगर H2 ना भी होता, ये अकेला H1 मुझको दिख रहा है कि इसमें ना राइट की तरफ कुछ डिस्टॉर्शन है, लेकिन इस H1 में किसी तरफ कोई डिस्टॉर्शन नहीं। तो इनांशियोमॉर्फिक पेयर्स मिरर्स बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब ओरिजिनल मोटिफ में कुछ डिस्टॉर्शन हो। हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इनको। अभी के लिए मिरर्स कॉपी करते हैं नॉर्मल के पैरेलल, सिंबल है स्मॉल m, और मुझको ये इनांशियोमॉर्फिक पेयर्स बना के देते हैं। चलो, इनांशियोमॉर्फिक पेयर्स ये हमने 11th-12th में ये करा होगा, डेक्स्ट्रो और लीवो, डेक्स्ट्रो लीवो। ठीक है, ये दो टर्म्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, मैं मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री दोनों तरफ सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बट डिफरेंस क्या है, इसका OH राइट में है और इसका H लेफ्ट में है। इसका OH मेरा लेफ्ट में आ गया और H मेरा राइट में चला गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरफ का ओरिएंटेशन है और ये उसका कंप्लीटली ऑपोजिट ओरिएंटेशन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन ऑपोजिट सिनेरियोस को हम कौन से टर्म से यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो। जब हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी करेंगे तब ये टर्म्स ना फिर से आएंगे, डेक्स्ट्रल आएगा और सिनिस्ट्रल आएगा, लीवो नहीं आएगा। जियोलॉजी में हम डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी, ये मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। तो ये ऐसा नहीं है कि ना कि जो हम क्रिस्टलोग्राफी स्टडी कर रहे हैं ना उसे मिनरल्स तक खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री, क्रिस्टलोग्राफी, मिनरल साइंस ना केमिस्ट्री का सब डोमेन है। तो मुझे पूरी केमिस्ट्री की केमिकल साइंसेज में हर जगह दिखेगा कि हाँ कुछ ना राइट हैंडेड सिनेरियोज हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड सिनेरियोज हैं। और ये कैसे बने होंगे, इनके बीच में अगर मैं एक मिरर प्लेन लगाता तो मैं इस डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल से ये लीवो मॉलिक्यूल जनरेट कर सकता हूं। अब ये एग्जाम्पल है, किसी को आइडिया है कि ये कौन सा मिनरल होगा? एनी गेस? ठीक है, ये क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज का ये एक टिपिकल फॉर्म है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला है SiO2 और इसका क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागोनल। ठीक है, अभी हम करेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होता है, हम डिटेल में भी करेंगे कि ना मिनरल्स के केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है, उनके क्रिस्टल सिस्टम्स क्या है, क्लासेस क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ ये, ताकि ना आप लोग को एक फेमिलियरिटी हो कि हाँ क्वार्ट्ज कुछ है दुनिया में। SiO2 याद रहे ना रहे कि क्वार्ट्ज का फॉर्मूला SiO2 है, हमको ये याद रहेगा चलो SiO2 भी कुछ है, हेक्सागोनल भी कुछ है। जब पूरा मिनरोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, तब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। धीरे धीरे हम ना चंक्स बिल्डअप करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ क्वार्ट्ज SiO2 होता है, हेक्सागोनल होता है, इतना अगर याद कर पाए तो हमारे लिए ठीक है, नहीं तो आगे तो हम डिटेल में करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये एक हेक्सागोनल शेप की अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझको एक नॉच दिख रहा है। ठीक है, जो ये मेरा इमेज 1 है। इमेज 2 में देखूं मैं, तो इमेज 2 में जो ये नॉच है वो यहां है। ठीक है, यहां नहीं है। ये वाला जो नॉच है, ये जिन लोग को ना कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन, ये लाइन, ओके। ठीक है, अब मैं नॉच को देखता हूं। मेरा नॉच यहां है। ठीक है, यहां पे कोई नॉच है ही नहीं, जो कॉरस्पॉन्डिंग नॉच है वो यहां है। ओके, तो यानी कि एग्जैक्टली अगर ये मिरर प्लेन होता तो इस मिरर प्लेन के इस नॉर्मल के अलोंग कॉपी हुआ, ये नॉच 1 कॉपी होके यहाँ नॉच 2 आ गया। ठीक है, एक दूसरे के सामने, बट ये नॉच 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये मेरा राइट हैंडेड क्वार्ट्ज है और ये मेरा लेफ्ट हैंडेड क्वार्ट्ज। ठीक है, कैसे बना राइट हैंडेड क्वार्ट्ज, लेफ्ट हैंडेड क्वार्ट्ज? मिरर प्लेन की वजह से बना। अगर मैं यहाँ इमेजिन करूं कि एक मिरर प्लेन है, तो इस राइट हैंडेड क्वार्ट्ज से मैं ये लेफ्ट हैंडेड क्वार्ट्ज बना सकता हूं। तो इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स क्या होता है? इनैंशियोमॉर्फिक पेयर्स होते हैं लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड अरेंजमेंट क्रिस्टल्स का। जनरली हमको मिनरोलॉजी में दिखता ही है, केमिकल साइंसेज में भी दिखता है, बहुत बहुत अच्छे से दिखता है।
और कैसे बनता है? मिरर की वजह से बनता है। इन्वर्जन क्या है अगली स्लाइड में हम करेंगे। अभी के लिए मुझको क्या पता होना चाहिए, मिरर्स एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्लासिकल एग्जांपल है एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स का, जो हमारे हैंड्स का सिमेट्री है, क्लासिकल एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ये मेरे हैंड्स का सिमेट्री, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, अगर मैं इस लेफ्ट हैंड को उठा के यहां प्लेस करूं तो ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये थंब इस तरफ चला गया और जो मेरी फिंगर की अरेंजमेंट है वो भी ऑपोजिट हो गई है। क्योंकि जो मिरर प्लेन्स थे, जो मेरा मिरर प्लेन है, मिरर प्लेन यहां है बीच में, इस मिरर प्लेन ने ये थंब का इमेज बनाया, ये मेरी इंडेक्स फिंगर्स का बनाया, मिडिल फिंगर्स का बनाया, रिंग फिंगर्स का बनाया और पिंकी फिंगर का बनाया। ठीक है, ऐसे इसने मिरर प्लेन ने मेरे को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बना के दिया। अब मैं लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर ओवरलैप करता हूं तो ये ओवरलैप नहीं होते, ओवरलैप नहीं होते, इसीलिए ये एनांशियोमॉर्फिक पेयर है, यानी कि एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को दिक्कत क्या होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे ले लूं, जो मेरा राइट हैंड है उसको ऐसे ले लूं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर ओवरलैप कराऊं तो ये ओवरलैप हो रहे हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड था, ये मेरा राइट का इन्वर्टेड इमेज है। अगर मैं ऐसे ओवरलैप कराऊं तो ये ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स कैसे हुए? इसका जवाब ये है कि ना, जब मैं इसको रोटेट करता हूं, ठीक है, रोटेट करने से क्या होता है, मेरे हाथ की दो साइड्स है, एक तो मेरा पाम है हाथ का, ठीक है, और एक मेरा फोर आर्म से जो एक्सटेंडेड होता है वो पार्ट। ठीक है, दो पार्ट्स है मेरे हैंड के, एक ये पाम वाला पार्ट है और एक पीछे वाला पार्ट है। तो जब मैं मिरर प्लेन बनाता हूं, मिरर प्लेन से मैंने लेफ्ट से राइट बनाया तो ये मेरा पीछे वाला पार्ट था। ठीक है, मिरर प्लेन ने इसके सामने बनाया पीछे वाला पार्ट। ठीक है, और इस इमेज के पीछे पाम है, मिरर प्लेन ने पीछे वाला जो पाम था इस इमेज के पीछे बनाया। ओके, यानी कि ये जो कॉपीइंग है, पाम पाम सामने एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे नहीं कॉपी हुआ, पाम पाम के आगे है और बैक साइड के आगे। तो जब आप लोग ऐसे इसको रोटेट करते हो और फिर लेफ्ट वाले को इससे ओवरलैप कराते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका ये बैक साइड है और ये आपका पाम। ठीक है, यानी कि आप बैक साइड को पाम के ऊपर ओवरलैप करा रहे हो, जो सच नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो पहले तो इसका कलर ही अलग है दोनों का। ठीक है, और ये दोनों के दोनों डिफरेंट प्लेन्स है। ठीक है, जैसे आप मिरर प्लेन के आगे खड़े होते हो तो मिरर प्लेन क्या करता है, मैं सामने देख रहा हूं मिरर को तो मेरा फेस बनाता है। ठीक है, मेरे सर के पीछे का हिस्सा मेरी मिरर इमेज के पीछे होता है। ठीक है, तो ये बैक ऑफ हैंड है और ये पाम है। जब मैं इनको ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश करता हूं तो मैं बैक ऑफ हैंड को पाम के ऊपर रख रहा हूं, जो मेरा टेक्निकली ठीक नहीं। कंप्लीट ओवरलैपिंग तभी होगा जब बैक के ऊपर बैक आए और बैक और पाम का जो रिलेशनशिप है नीचे वाले ऑब्जेक्ट का भी सेम रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा कंप्लीट ओवरलैप नहीं। एक और जो इशू है, जो ना फिर से हम क्लियर करते हैं, जब हमने सिमेट्री स्टार्ट करी थी तो हमने ये डिस्कस किया था, सिमेट्री का मतलब है कि जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है और जो मेरा पोजीशन है वो किससे एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए, मेरे फाइनल ऑब्जेक्ट से। फाइनल ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन और पोजीशन अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये वाला सिमेट्री एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये ओवरलैप करता है तो सिमेट्री एलिमेंट है, अगर ओवरलैप नहीं करता है तो सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। ये हमने सिमेट्री की डेफिनेशन में करा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स को ही लेते हैं। हम कह रहे हैं कि यार एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स तो ओवरलैप करते ही नहीं है ना, लेकिन सिमेट्री तो कहती है ओवरलैप करना चाहिए। तो यहां पर एक कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन वही है, कंफ्यूजन है जो मेरा ऑब्जेक्ट है। सिमेट्री की डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है वो कहां से आएगा, वो मेरे सिमेट्री एलिमेंट से आएगा। और कैसे आएगा, ताकि सिमेट्री एलिमेंट
मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर हो। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्री एलिमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, जैसे वो 4 ट्राइंगल्स जो हमने किए थे। तो इस रोटेशन एलिमेंट के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये चारों के चारों ट्राइंगल्स एक साथ है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स में क्या सिनेरियो है। ये मेरा लेफ्ट इमेज है, मैंने इसका एक मिरर प्लेन यहां जनरेट किया ब्लू वाले काइंड ऑफ रेक्टेंगल से, ग्रीन वाला मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ये मेरा राइट नॉच हो गया, ये मेरा लेफ्ट नॉच हो गया। अब ये तो ओवरलैप करेंगे नहीं, मैं ब्लू वाले को शिफ्ट करूंगा राइट वाले पे तो ग्रीन वाले पे तो ओवरलैप करेगा नहीं, ये एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स हैं। ठीक है, लेकिन सिमेट्री कहती है ओवरलैप करना चाहिए। अब क्या बात हो रही है, जो ऑब्जेक्ट है मेरे मिरर प्लेन के लिए, वो ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो पूरा का पूरा इमेज है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि मिरर प्लेन इसके अंदर से गया है। ठीक है, एक अकेला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा इमेज मेरे लिए मिरर प्लेन। ठीक है, तो जब इस मैं बड़े से ऑब्जेक्ट को जब तोड़ता हूं दो ऑब्जेक्ट्स में ना, तब मेरे पास एक लेफ्ट हैंड वाला आता है और एक राइट हैंड वाला पार्टिकल आता है। जैसे ये जो हैंड्स का भी जो सिनेरियो है, इसमें क्या है कि ये दोनों के दोनों साथ में मिलके इस मिरर प्लेन के लिए ऑब्जेक्ट है, ये अकेला ऑब्जेक्ट नहीं। अगर ये अकेला ऑब्जेक्ट होता तो इसके अंदर मिरर प्लेन होना चाहिए था, जो कि सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मिरर प्लेन इस ग्रुप के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ट्रीट होगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर प्लेन। तो इस पूरे ग्रुप में मेरे पास मिरर प्लेन की सिमेट्री है, और इस ग्रुप के जो दो सब ग्रुप्स हैं, ये सब ग्रुप्स मेरे एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स हैं। जैसे ये जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, इसके अंदर मिरर प्लेन नहीं है, मिरर प्लेन इस राइट हैंड क्वार्ट्ज और इस लेफ्ट हैंड क्वार्ट्ज के बाहर है। तो ये पूरा का पूरा जो पेयरिंग है, ये जो दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए मिरर प्लेन है, अकेले एक सब ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ टू क्वार्ट्स, इनके लिए मिरर प्लेन है, एक क्वार्ट्स के लिए मिरर प्लेन नहीं। ठीक है, और ये जो दो क्वार्ट्स हैं, इनका जो सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप मतलब जो एक एक क्वार्ट्स का पार्टिकल है, सॉरी एक एक क्वार्ट्स का जो क्रिस्टल है, ये दोनों के दोनों सब ग्रुप्स एनांशियोमॉर्फिक पेयर्स। ठीक है, आई होप अब हमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम सिनेरियो है, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने ब्लू से स्टार्ट किया, मिरर प्लेन लगाया, मेरे पास फाइनल ऑब्जेक्ट बन गया ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ग्रीन वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां मैं बीच में मिरर प्लेन लगाऊंगा और मेरे पास ब्लू वाला आ गया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चाहे मैं मिरर प्लेन यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, जो मेरे पास फाइनल ऑब्जेक्ट आएगा दोनों सिनेरियोज में सेम होगा। ठीक है, क्योंकि मिरर प्लेन मेरा इस ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो मिरर प्लेन्स आई होप कंप्लीटली क्या कहते हैं, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, कोई कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट मेरा रोटेशन का एलिमेंट है। ठीक है, मिरर प्लेन्स तो हमने रियल लाइफ में देखे ही हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मिरर प्लेन्स कॉपी कैसे करते हैं, अपनी नॉर्मल्स में कॉपी करते हैं, यहां से उठाते हैं और यहां पेस्ट करते हैं। ठीक है, रोटेशंस भी हमने रियल लाइफ में देखे। ठीक है, जैसे कोई डांसर होता है, ठीक है, तो कोई अगर डांस करता है तो वो अपने को एक्सिस बना के रोटेट कर सकता है। ठीक है, वो एक तरीके का रोटेशन है। बचपन में, आजकल तो नहीं, बचपन में एक मेरी गो राउंड करके एक झूला होता था। ठीक है, वो भी एक बीच की एक्सिस पे रोटेट करता है। एम्यूजमेंट पार्क्स में कुछ ऐसे वाले खिलौने होते, सॉरी राइड्स होती हैं। ठीक है, जिसमें एक बीच में सिलेंड्रिकल पोल होता है और उससे बहुत सारे ऐसे सीट्स लगी होती हैं। उस सिलेंड्रिकल पोल के अलोंग चीजें घूमती हैं और फिर जो ये सीट्स हैं वो भी साथ में उसके घूमने लगती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डे टू डे एग्जांपल है रोटेशन के।
क्यों है ये एग्जाम्पल्स हमको याद करने, मेरे दिमाग में क्यों होना चाहिए रोटेशन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जब मैं स्टडी करूँ रोटेशन, ताकि मैं ना अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से देख पाऊँ कि ठीक है यार ये इसने बुक में ऐसे बनाया है डायग्राम, रियल लाइफ में अगर मान लो कि ये मेरी को राउंड पे होता है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कैसे घूमता है ये, या फिर अगर मैं डांसर हूँ तो अगर मेरे हाथ पे होता और मैं रोटेट करता तो ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमता, ठीक है, या फिर वो राइड्स में कैसे घूमता। ये सब हमको इसलिए जरूरी है ताकि जब मैं बुक में डायग्राम्स देखूं तो मैं रियल में ना इमेजिन कर पाऊं उनको कि अच्छा ये रोटेशन एक्सिस है, इसके अलोंग ये घूम रहा है, तो इसलिए ये ऐसा बनता है। नाउ लेट अस मूव ऑन, रोटेशन एक्सिस क्या है। सबसे पहले तो रोटेशन एक एक्सिस है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, जो मेरा ये वाला जो राइड है अम्यूजमेंट पार्क का, ठीक है, ये जो बीच में पोल है, ठीक है, पोल मेरी एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग मैं रोटेट करता हूं, ठीक है। पोल होता है, पोल के ऊपर एक पुली वो होता कैली का स्ट्रक्चर होता, ठीक है, वो रोटेट कराता है। तो पहले तो ये लाइन है, मिरर प्लेन्स मेरे प्लेन्स थे, ठीक है, और ये लाइन क्या करती है, कुछ नहीं करती, बस रोटेट कराती है, बार बार रोटेट कराती है, ठीक है, एक पूरे सर्कल में रोटेट करा सकती है वो, ठीक है। अगर मैं टॉप व्यू देखूं, ये तो मेरा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू मतलब मैं इस राइड को सामने से देख रहा हूं, ये इस राइड का टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब मैं इसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ, बर्ड्स आई व्यू देख रहा हूं, ठीक है। तो जब ये पूरा कंप्लीट एक बार रोटेशन कर लेता है ये मेरा झूला, तब ये पूरा का पूरा सर्कल बना लेता है, ठीक है। सर्कल बना लेता है का मतलब है 360 डिग्री से ये रोटेशन कंप्लीट कर लेता, ठीक है। तो ये भी हमको मालूम ही है कि एक सर्कल में ना 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये जो झूला था, ये जो झूला है इसमें ना सिर्फ सिंगल राइड ही है, आप अकेले बैठे हो, ठीक है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले बैठे हो, और ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है, और ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूं। मान लो ये आपको ना सिर्फ तुमको एक ही बार ये रोटेट कराता है, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया था, रोटेट करके मैं यहां वापस आ गया, ठीक है। फ्रंट व्यू में कैसे होगा, फ्रंट व्यू में ये ऑब्जेक्ट ऐसे बाहर को आएगा, पीछे जाएगा और यहीं वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या था, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी और यही मेरी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। इस सर्कल पे टॉप व्यू पे देखूंगा, यहां से मैंने स्टार्ट किया था रेड डॉट से, और धीरे 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 मैं रोटेट हुआ, ठीक है, झूला पूरा घूमा और मैं अपनी इनिशियल लोकेशन पे वापस आ गया, ठीक है। कितने एंगल से मैंने रोटेट किया, 360 डिग्री से, ठीक है। एक और सिनेरियो लेते हैं हम, ये फिर से मेरा वही पोल है, ये मैं फिर से बैठा हूं, ठीक है, ये मेरा टॉप व्यू है। मान लो ये इस बार रोटेट करता है और यहां पे आके ना ये झूला खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली सामने आके बंद हो जाता है, पूरा रोटेशन नहीं कर पाता। तो जो मेरा टॉप व्यू है वो ऐसा कुछ दिखेगा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, झूला आगे बढ़ा और यहां पे आके ये बंद हो गया, ठीक है। फ्रंट व्यू में क्या होगा, फ्रंट व्यू में यहां आके ये बंद हो गया, ठीक है। मान लो इसके बाद ना फिर से ये झूला स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, यहां से चढ़े हो तो यहीं उतरना पड़ता है, बीच में तो कोई एग्जिट होता नहीं है। यहां से फिर से ये कंप्लीट होके होके इस ग्रीन डॉट जो रेड डॉट पे पहले से था वहां पे आके फिर से उसने मुझको उतार दिया, ठीक है। ये सिनेरियो हुआ मेरे पास। इस सिनेरियो में क्या क्या चीजें हुई, इस सिनेरियो में हुआ कि मैंने रेड डॉट से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन ये मेरी थी, फिर मैं ब्लू डॉट पे गया, ये मेरी बीच की पोजीशन थी, मिडिल पोजीशन थी, और फिर मैं ग्रीन में फिर से मैं फाइनल पोजीशन पे आ गया, और मेरी इनिशियल पोजीशन मेरी फाइनल पोजीशन के इक्विवेलेंट, जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं पर आके रुक गया, ठीक है। पिछले सिनेरियो और इस सिनेरियो में फर्क क्या है, इस सिनेरियो में
मैं बस बीच में यहां थोड़ी देर पे अटका हुआ। कहाँ अटका हुआ था? एग्जैक्टली सामने, ठीक है। और एग्जैक्टली सामने का मतलब क्या है? रोटेशन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठा और फिर से 180 डिग्री रोटेट करके मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि जो मेरी फाइनल पोजीशन भी है, उस पे आ गया। शुरू वाले में क्या हुआ था? शुरू वाले में कंप्लीट 360 रोटेशन हुआ था, ठीक है। बीच में कोई रुकावट नहीं। दोनों सिनेरियोज में जो टोटल रोटेशन है वो 360 का ही है। इसका भी एंगल कितना है? 180 प्लस 180, 360। इसका रोटेशन कितना है? 360, ठीक है। दोनों सिनेरियोज में 360 डिग्री का रोटेशन हुआ, बस एक में बीच में एक स्टॉपेज आया, एक में बीच में स्टॉपेज नहीं, ठीक है। अगर ये रियल लाइफ सिनेरियोज इमेजिन हुए, ठीक है, तो अच्छा, क्योंकि ये दो डिफरेंट रोटेशंस के एक्सेस है। जो ये पहला वाला सिनेरियो जो हमने स्टडी किया, ये मेरा रोटेशन एक्सिस 360 डिग्री का, ठीक है, यानी कि बीच में कहीं नहीं रुकता वो। ये वाला रोटेशन एक्सिस कितने एंगल का है? 180 डिग्री का एंगल का है, यानी कि बीच में एक जगह रुकता है, फिर कंटिन्यू करता है अपनी रोटेशन, ठीक है। ये कहीं नहीं रुकता, ये एक जगह रुकता। अगर मैं फिर से इमेजिन करूं एक और टॉप व्यू, ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, मान लो ये यहां पे फिर से रुका, यहां फिर से रुका, और फिर मुझको इसने इनिशियल लोकेशन पे आके छोड़ा, तो ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा 120 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। जब मैं यहां से यहां पहुंचा, तब जो एंगल था रोटेशन का वो 120 डिग्री था। फिर मैं यहां से यहां पहुंचा, ये एंगल फिर से 120 डिग्री का था। तो यहां से मैं फाइनली फिर से आया, ये एंगल भी मेरा 120 डिग्री का था। जो टोटल एंगल हुआ वो हुआ 120 प्लस 120 प्लस 120, यानी कि 360। तो ये मेरी तीसरी तरीके की रोटेशन है। अगर वो झूला मेरा एक पोजीशन से स्टार्ट करता, घूमता, रुक जाता, फिर घूमता, फिर रुक जाता, फिर घूमता, फिर रुक जाता 120 डिग्री में, तो इसको मैं एक और तरीके के रोटेशन की तरह स्टडी करूंगा। ऐसे ही मेरे पास हजार तो नहीं, इनफिनाइट तरीके की रोटेशन हो सकती है, ठीक है। सबसे खतरनाक रोटेशन कौन सी होगी? वो होगी जो स्टार्ट करती है, हल्का सा घूमती है, फिर बंद हो जाती है, फिर घूमती है, बंद हो जाती है, फिर घूमती है, बंद हो जाती है, फिर घूमती है, बंद हो जाती है। ऐसे कर कर करके धीरे धीरे कर करके वो मुझको इनिशियल लोकेशन पे लेके आती है, यानी कि इनफिनाइट टाइम्स वो बीच में रुकी, ठीक है। सबसे पहली रोटेशन एक बार भी नहीं रुकी, एक बार रुकी, दो बार रुकी, तीन बार रुकी, चार बार रुकी, पांच बार रुकी, ऐसे कर करके कोई दुनिया में एक ऐसा बेकार सा झूला होगा जो इनफिनाइट टाइम्स बीच में रुकता है और फिर मुझको इनिशियल पोजीशन पे लेके आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे मेरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब मिरर प्लेन के लिए सिंबल क्या था? मिरर प्लेन के लिए सिंबल था M। रोटेशन के लिए सिंबल क्या है? रोटेशन के लिए एक अकेला सिंबल नहीं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल देखा झूले का, मेरी कितने बार स्टॉपेज आता है, उसके वजह से मैं अलग अलग रोटेशन एक्सिस को देख रहा हूँ। क्या 360 डिग्री वाली एक्सिस है, 180 वाली, 120 वाली, 60 वाली, 90 वाली, ठीक है। इनफिनाइट मतलब मिनिस्कुल डिग्रीज पे रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। तो रोटेशन का सिंबल मेरा जेनरिक सिंबल N है। एक्चुअलिटी में N की इनमें से एक वैल्यू होगी, 1 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यू, ठीक है। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि बीच में कहीं नहीं रुका, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास सिर्फ एक ही पोजीशन है। 2 का मतलब है यहां से मैंने चालू किया, यहां आया और फिर मैं वापस इनिशियल पोजीशन में आया, तो मेरे पास कितने लोकेशन हो गए? 2 लोकेशन हो गई। तो ये 2 है, ये 1 है। जो 3 वाली है, यहां से स्टार्ट किया, यहां रुका, फिर वापस आया, तो इसमें 1 2 3 लोकेशन है, तो इसका नाम होगा 3। जो 4 वाली है वो यहां से शुरू हुई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, तो क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स हो गए, तो इसका नाम होगा 4।
ठीक है, तो ये जितने पोजीशंस होंगे ना उसके हिसाब से नाम होगा। 1 का मतलब एक बार भी नहीं रुकी, 2 का मतलब 2 बार रुकी, 3 का मतलब 3 बार रुकी। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक एक करके सारे रोटेशंस को। तो रोटेशन एक्सिस का सिंबल 1 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी हो सकता, लेकिन जब हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ेंगे, हम आगे ना डिटेल में स्टडी करेंगे, तो जो हमने ट्रांसलेशन देखा था पहले, ट्रांसलेशन की वजह से क्या होता है, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस पॉसिबल है रियल लाइफ में, ये सारी की सारी ना क्रिस्टल्स में पॉसिबल नहीं होती। इनमें से कुछ ही पॉसिबल होती है। कौन सी पॉसिबल होती है? 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 6 वाली। बाकी इस ट्रांसलेशन की वजह से पॉसिबल नहीं होती। आगे जब हम इंटरनल सिमेट्री में आएंगे तब हम इसका प्रूफ देखेंगे। अभी के लिए हमको क्या जानना है? अभी के लिए रोटेशन एक्सिस नेचर में 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकती, ठीक है। जैसे आपने वो फ्लावर पेटल्स देखे होंगे, फ्लावर पेटल्स में ना कम से कम 20-30 पेटल वाले भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचर में इंफिनिटी तक की रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड क्रिस्टल्स में, ठीक है, क्रिस्टल्स में सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। ये भी मुझको याद रखना है, 1 2 3 4 एंड 6, बीच में 5 मिसिंग है बस। चलिए, चलो अब हमने जो डिस्कस किया रोटेशंस को ना एक बार एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। क्रिस्टलोग्राफी में जो टर्म यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, वो क्या यूज होता है? वो होता है मोटिव्स, ठीक है। मोटिव्स का कुछ मतलब नहीं है, मोटिव्स का मतलब है जो भी मैं ऑब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ वो मेरे लिए मोटिव है, ठीक है। ये जो मैं स्टडी कर रहा हूँ ये मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है। ये रोटेशन, ठीक है, 1 इसका नाम है। कितनी बार स्टॉपेज हुआ होगा इसका? इसका बीच में, इस झूले का बीच में एक बार भी स्टॉपेज नहीं हुआ। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो मेरे को टॉप व्यू में इमेज दिखेगी उसमें सिर्फ एक ही पोजीशन है, ठीक है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्रिस्टलोग्राफी टर्म में एक ही मोटिव है। अगर किसी रोटेशन की वजह से एक ही मोटिव रहता है, यानी कि कोई और इमेजेस नहीं बनती हैं, तो मैं उसको रोटेशन ऑफ 1 कहता है, 1 फोल्ड रोटेशन, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं देखना चाहता हूं कि इनके अंदर 1 फोल्ड का रोटेशन है कि नहीं, रोटेशन है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेक करूंगा मैं? अगर ये है तो इसके सेंटर पे जब मैं ये रोटेशन 1 लगाऊं दोनों के, ठीक है, और पूरे के पूरे 360 डिग्री एंगल से रोटेट करूं, तो मेरे पास जो मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट था और मेरा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है, अगर ये दोनों के दोनों एक के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो हाँ इसमें 1 फोल्ड नहीं है, तो सॉरी 1 फोल्ड है। अगर ये ओवरलैप नहीं करते हैं तो यानी कि यहाँ पे 1 फोल्ड एक्सिस नहीं, ठीक है। चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ना 1 फोल्ड का ना एंगल क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। अगर मुझको निकालना हो एंगल ऑफ रोटेशन किसी भी रोटेशन एक्सिस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 360 डिग्री लिखूंगा ऊपर, इसको डिवाइड करूंगा n से। n क्या था? n जेनेरिक सिंबल था रोटेशन का। 1 फोल्ड के लिए n क्या है? n है 1, तो यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ 1 फोल्ड के लिए? 360 डिग्री, ठीक है। चलो यहां मैंने लगाई रोटेशन 1 फोल्ड की, यहां भी मैंने 1 फोल्ड की रोटेशन लगाई। अब इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जो मेरे इनिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे फाइनल ऑब्जेक्ट्स पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो यानी कि हाँ जब मैं 360 डिग्री इस ट्राइंगल को रोटेट करता हूं तो ये ट्राइंगल वापस आ जाता है, ये स्क्वायर भी वापस आ जाता है, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में 1 फोल्ड रोटेशन है, ठीक है।
दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबके पास वन फोल्ड का रोटेशन एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सली ट्रू है। ठीक है, आप दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री रोटेट कराओगे, एक्सिस उसके सेंटर में होनी चाहिए, तो वही ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। तो ये वन फोल्ड का एक्सिस यूनिवर्सली हर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं। इसके जो अगले रोटेशन हम देखेंगे, जैसे ये वन फोल्ड का है, ठीक है, वन फोल्ड का ये इमेज जो है, ये इमेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, एक कॉमन, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा कॉमा है। बुक्स में इसको मोटिव लिखा, मोटिव लिखा कि मेरा कॉमा का मोटिव, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या किया था, अभी हमने ट्राइंगल का मोटिव लिया था और ये मेरा रेक्टेंगल का मोटिव है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मोटिव बना रहा हूं मेरे कॉमा का, ठीक है। रोटेशन एक्सिस मैंने इसके बाहर लगाई, ठीक है, इसके अंदर नहीं लगाई, क्योंकि मैं स्टडी करना चाहता हूं कि जब ये रोटेशन एक्सिस इस मोटिव पे लगेगी तो जो फाइनल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे वो 4 ट्राइंगल्स जो देखे थे, ठीक है, ये इमेज कैसा बनेगा जब मैं वन फोल्ड रोटेशन लगाता हूं। तो जब मैं वन फोल्ड रोटेशन यहां सेंटर में लगाता हूं, यानी कि ये एक्सिस इसके अंदर जा रही है, ठीक है, ऐसे, तो ये कॉमा 360 डिग्री रोटेट होके यहीं पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा टॉप व्यू है। कितने कॉमास हैं, एक ही कॉमा है, ठीक है, यानी कि एक ही मोटिव है, इनिशियल मोटिव ही मेरा फाइनल मोटिव है। तो ये वन फोल्ड का मेरा टॉप व्यू का डायग्राम, ठीक है। अभी आगे आएंगे तो हमको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये मेरा टू फोल्ड का रोटेशन है, ठीक है। टू फोल्ड का रोटेशन मतलब एंगल कितना हुआ, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन हुआ 360 डिवाइडेड बाय एन, एन यहां पर मेरा 2 है, 360 डिवाइड बाय 2, एंगल कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये मेरा रोटेशन एक्सिस है और इसके बीच में भी मैं फिर से रोटेशन एक्सिस लगाता हूं, टू फोल्ड का, सॉरी, ठीक है। यानी कि मैं कितने एंगल से रोटेट कराऊंगा, 180 डिग्री से। यानी कि ये जो वर्टेक्स है ये घूम के यहां आ जाएगा, ये जो वर्टेक्स है ये 180 डिग्री रोटेट होके यहां आ, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या स्क्वायर में और रेक्टेंगल में टू फोल्ड का रोटेशन होता है। अगर होता होगा तो जब मैं 180 डिग्री से रोटेट कराऊंगा तब इसके अंदर ये फाइनल और इनिशियल ऑब्जेक्ट ओवरलैप करने चाहिए। क्या ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर में भी टू फोल्ड है और रेक्टेंगल में भी टू फोल्ड का एक्सिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मेरे टू फोल्ड का सिंबल है, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक मेरे पास मोटिव यहां है, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद मेरे पास ये फाइनल मोटिव है, ठीक है। और जब मैं 180 डिग्री फिर से रोटेट करूंगा मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो जो मेरे पास फाइनल ऑब्जेक्ट बना, फाइनल ऑब्जेक्ट मेरा ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पास टू फोल्ड का एक्सिस है। इस अकेले मोटिव में नहीं है टू फोल्ड का एक्सिस, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों मोटिव्स का, इस अरेंजमेंट में इस ऑब्जेक्ट के पास टू फोल्ड है, ठीक है, यहां है वो टू फोल्ड। हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो मेरा कॉमा का मोटिव था इसके अंदर टू फोल्ड है, ठीक है। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बना है इसके पास टू फोल्ड है, ठीक है। तो जब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस टू फोल्ड से रोटेट कराऊंगा तो मेरे पास इनिशियल ऑब्जेक्ट ही फाइनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। हमको ये कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इस कॉमा के पास टू फोल्ड है, ठीक है। कॉमा के पास अगर टू फोल्ड होता तो उसको चेक करने का तरीका क्या था, उसको चेक करने का तरीका था कि मैं इस कॉमा के सेंटर में टू फोल्ड लगाऊं और इस कॉमा को रोटेट करूं, ठीक है। तो वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। इनिशियल ऑब्जेक्ट यहां है, फाइनल ऑब्जेक्ट यहां है। क्या ये लोग ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग ओवरलैप नहीं कर रहे, इसलिए इस कॉमा के अंदर नहीं है,
टू फोल्ड, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर है टू फोल्ड। ठीक है, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स है, यहां एक कॉमा है इस वर्टेक्स पे, यहां एक कॉमा है, यहां एक कॉमा है, यहां एक कॉमा है। ठीक है, इन कॉमास पे नहीं है टू फोल्ड का एक्सेस, ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे टू फोल्ड है। कहां है? इसके सेंटर में। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन रहती है कि ना जो मेरा टू फोल्ड है, टू फोल्ड क्या कर रहा है? 180 से रोटेट कर रहा है, और कितने ऑब्जेक्ट्स बना रहा है वो? फाइनली दो ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा था। मिरर प्लेन क्या करता है? मिरर प्लेन भी दो ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ठीक है, एक दूसरे के आगे बनाता है, ये भी एक दूसरे के आगे ही बना रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि मिरर प्लेन और टू फोल्ड में फिर फर्क क्या रहा? ठीक है, दोनों के दोनों तो एक जैसे ही काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, सामने बना रहे हैं, फर्क है दोनों में। ठीक है, कैसे पता चलेगा वो फर्क? फिर से हम थोड़ा सा एनिमेशन देखेंगे। एक रेक्टेंगल देखते हैं जिसके पास ये नॉच है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक इमेज में मिरर प्लेन लगाऊंगा, मान लेते हैं यहां मैं मिरर प्लेन लगाता हूं। ठीक है, और रोटेशन एक्सिस कहां लगाऊंगा मैं? रोटेशन एक्सिस यहां लगाऊंगा। ठीक है, इसके बीच में नहीं लगा रहा, क्योंकि ये रोटेशन लगने के बाद जो फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो यहां मेरा रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस है कैसे? स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जिसको ये इमेजिन नहीं हो रहा, ठीक है, झूले वाला नहीं इमेजिन हो रहा, तो वो कैसे इमेजिन कर सकता है? यहां हम खड़े हैं, ठीक है, हम किसी भी रूम में बैठे हैं, रूम के किसी भी कोने को देखो, ठीक है, वहां मुझको एक पिलर दिखे। ठीक है, अब मान लो ये वर्टिकल पिलर मेरा रोटेशन एक्सिस है, यही मेरा रोटेशन एक्सिस। ठीक है, जिस कमरे में हम बैठे हैं वो कमरा ये है। अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है प्लस की, तो मैं एक्स वाई प्लेन में बैठा। ठीक है, ये पिलर कैसे रोटेट करेगा? पिलर, ये मान लो पिलर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कराएगा इसको, ऐसे। ठीक है, जैसे करछी घुमाते हैं वैसे रोटेट कराएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा एक्स वाई प्लेन में बैठा है और ये मिरर प्लेन उसको रोटेट कराए, तो वो क्या करेगा? रोटेट करा के उसको सबसे पहले तो ये जो एक्स जेड की दीवार है उस पे उसका सर भिड़ेगा, फिर वो घूम के दूसरे कमरे में पहुंचेगा, फिर तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, और फिर फाइनली वो अपने ओरिजिनल कमरे में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक्सिस है। ठीक है, जैसे जो उसकी लेंथ है उसके अलोंग वो रोटेट करती है, ऐसे ये ऐसे रोटेट करती है। तो सारी की सारी चीजें इसके ऐसे अलोंग रोटेट होगी, हमको ये समझने की जरूरत है। अगर मान लो ये मेरी रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, तो ये कैसे रोटेट कराएगी? ये ऐसे रोटेट कराएगी। ठीक है, अगर मैं इसके सामने खड़ा हूं, ठीक है, और ये रोटेशन एक्सिस मुझको रोटेट कराती है, तो मैं ऐसे एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करूंगा। अगर ये रोटेशन एक्सिस है तो मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करूँ। ठीक है, रोटेशन एक्सिस कहाँ है? रोटेशन एक्सिस स्क्रीन के अंदर जा रही है, यानी कि ये ऐसे घूम के यहां आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। एनिमेशन नहीं है लग रहा। एनिमेशन तो है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो ये क्या है? ये मेरा मिरर प्लेन है, यहाँ पे इसमें मिरर प्लेन है, यहाँ एक मिरर प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरी एक टू फोल्ड की एक्सिस है जो 180 डिग्री से रोटेट करा रही है। ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करा रही है, मतलब यहाँ अगर पेन का कलर चेंज करते हैं ब्लू में, यहाँ मेरी अगर रोटेशन एक्सिस है, ठीक है,
तो वो क्या करती है, इस मोटिव को लेती है 180 डिग्री रोटेट करा के यहां रख देती है, इस वाले को लेती है 180 डिग्री रोटेट करा के, सॉरी, ये मोटिव को लेती है 180 डिग्री रोटेट करा के यहां रखती है इसको, इस वाले मोटिव को लेती है 180 डिग्री रोटेट करा के यहां रख देती है। ठीक है, ये मेरे रोटेशन एक्सिस ने किया था। मिरर प्लेन क्या करेगा, अगर ये मिरर प्लेन है तो ये वाले मोटिव को लेके यहां ले जाएगा, ये वाले मोटिव को लेके यहां ले जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोनों मिरर प्लेन ने और मेरे रोटेशन एक्सिस ने फाइनली दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला बनाए। ठीक है, लेकिन वो दोनों में ना बहुत फर्क है। इस वाले में जो नॉच है, नॉच के सामने है, इसमें जो नॉच है वो 180 डिग्री रोटेट होके अब नीचे की तरफ। तो मिरर प्लेन्स क्या करते हैं, नॉर्मल्स में कॉपी करते हैं और रोटेशन एक्सिस 180 डिग्री रोटेट कराती है। तो दोनों के दोनों अगर टू फोल्ड की रोटेशन है तो ठीक है, मिरर प्लेन और टू फोल्ड का रोटेशन एक जैसा साउंड करता है लेकिन एक जैसा काम नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो हमको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि टू फोल्ड ही मेरा मिरर प्लेन, दोनों के दोनों बहुत अलग चीज है। अगर हम क्लासिकल जो बुक्स में डायग्राम्स हैं वो स्टडी करें, ठीक है, जैसे ये डायग्राम था, ठीक है, इसको मैं स्टडी करूं फिर से ध्यान से, तो ये मेरा मोटिव है। ठीक है, ये मेरा कॉमा है जो मैं स्टडी कर रहा हूं। टू फोल्ड में कैसे हो रहा है, ये रोटेट होके यहां आ जाता है इससे। ठीक है, अब ये जो मेरा बेंड है, बेंड पहले ऐसे था, जब ये रोटेट होगा तो बेंड अब यहां आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो पहले बेंड ऐसे हो रहा था, जब मैं रोटेट करूंगा 180 डिग्री घूम के, अब मेरा बेंड इस तरफ को होना चाहिए। ठीक है, मान लो लेकिन यहां ना कोई मिरर प्लेन होता, तो मिरर प्लेन क्या करता, पहले तो ये डॉट यहां कॉपी करता था। ठीक है, अब ये जो टेल है कॉमा की उसको कॉपी करता है, बेंड यहां है, मिरर प्लेन का बेंड भी इधर को ही देखता। ठीक है, जबकि रोटेशन एक्सिस का बेंड अब दूसरी तरफ को देख रहा। तो मिरर प्लेन और टू फोल्ड का रोटेशन एक जैसा लगता होगा लेकिन एक जैसा नहीं है। ठीक है, मिरर प्लेन में कॉमा का बेंड दोनों का पोजीशन एक ही तरफ होगा, जबकि रोटेशन में घूम के वो 180 डिग्री से शिफ्ट होना है उसको। एक तो ये अच्छा एग्जांपल है, कॉमास को मैं बना के देखूं या फिर मैं ये एनिमेशन देख लूं, इस एनिमेशन में भी समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है, टू फोल्ड में और रोटेशन एक्सिस मिरर प्लेन में। चलो थ्री फोल्ड पे आते। थ्री फोल्ड का क्या है, एंगल कैलकुलेट करके देखो, थ्री फोल्ड का ना एंगल कितना निकलता है। थ्री फोल्ड का रोटेशन एंगल 360 डिवाइडेड बाय 3, एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री मतलब यहां वाला जो ऑब्जेक्ट है 120 डिग्री घूम के यहां आएगा, ये वाला घूम के यहां आएगा और ये वाला घूम के यहां आएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ 120 डिग्री। अब हम चेक करेंगे कि इस ट्राइंगल में क्या थ्री फोल्ड की रोटेशन है और इस रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर में क्या थ्री फोल्ड की रोटेशन है, ये चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, रोटेशन एक्सिस बीच में लगाई, 120 डिग्री से रोटेट किया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से चलाता हूं। इसमें जो मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट था मेरे फाइनल ऑब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा है, तो इसके में तो थ्री फोल्ड का एक्सिस है, इसमें कर रहा है। ठीक है, इसमें नहीं कर रहा, यानी कि एक स्क्वायर में थ्री फोल्ड का रोटेशन एक्सिस नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि 120 डिग्री रोटेट करने के बाद स्क्वायर अपनी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक सेम नहीं रख पाता। ठीक है, ट्राइंगल रख पाता, ठीक है, स्क्वायर नहीं रख पाता। तो ट्राइंगल में थ्री फोल्ड है, स्क्वायर में थ्री फोल्ड नहीं है। चलो, ये मेरे थ्री फोल्ड का डायग्राम हो गया। ठीक है, एक मोटिव से स्टार्ट किया मैंने, इस मोटिव से स्टार्ट किया मैंने, दूसरा मोटिव बनाया 120 डिग्री रोटेट करके, तीसरा मोटिव बनाया 120 डिग्री रोटेट करके,
और फिर मैं इनिशियल मोटिव पे वापस आ गया। तो टोटल कितने मोटिव हुए? टोटल मोटिव हुए 3। ठीक है। इसके बाद मुझको ना फिर से घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिर से चीजें वही बना के देगा। ठीक है। तो सिमेट्री जब भी करनी हो, जिस इनिशियल मोटिव से मैं स्टार्ट करूं, जब मैं सारा ताम झाम करके सारे सिमेट्री एलिमेंट्स लगा के अगर इसी इनिशियल मोटिव पे फिर से वापस आ गया हूं, तो मुझको अब करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मैंने पूरा का पूरा ताम झाम कर लिया। ठीक है। आगे मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो वापस से वही चीजें बनेगी जो मैं बना के बैठा। जैसे मैं पूरा घूम के यहाँ 3 फोल्ड करके यहाँ वापस आ गया, अब मैं फिर से 120 डिग्री रोटेट करूं तो ये वाला मोटिव बनेगा जो मैं पहले से ही बना रखा था। फिर ये बनेगा, ये भी मैं पहले से बना रखा था। तो एक बार सर्कल रोटेट हो गया, इनिशियल मोटिव में मैं वापस आ गया, आगे मुझको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं। चलो 4 फोल्ड देखते हैं। 4 फोल्ड का एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 90 डिग्री। ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो रोटेशन एक्सिस है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर रही। स्क्वायर में होगा 90 डिग्री? होगा। इंट्यूटिवली हमको पता है कि इसमें ना 90 डिग्री का रोटेशन होगा। ठीक है। ये वाला जो वर्टेक्स है ये यहां आ गया, ये वाला यहां चला गया, ये वाला यहां चला गया और ये वाला यहां चला। ठीक है। ये मेरा 4 फोल्ड का रोटेशन है, उसका डायग्राम है। 4 मोटिव्स है मेरे पास। ठीक है। 6 फोल्ड, ये हेक्सागन है, ये मेरा ट्राइंगल है। 6 फोल्ड में कितना एंगल होगा? 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री। ठीक है। अब ये हमने ना पहले देखा था ट्राइंगल में, हमने देखा था ट्राइंगल में 3 फोल्ड था। अब हम देखते हैं कि 6 फोल्ड है कि नहीं। 6 फोल्ड कैसे होगा? अगर 60 डिग्री रोटेट करने के बाद, यानी कि अगर मैं इसके अंदर रोटेशन एक्सिस लगाऊं और ये रोटेशन एक्सिस जब 60 डिग्री से रोटेट करे, तो अगर मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल ऑब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं तो है, अगर नहीं ओवरलैप करते तो नहीं। एक बार देखते हैं कि नहीं। फिर से देख लेते। हेक्सागन में है, हेक्सागन में है। इनिशियल जो ग्रीन वाला हेक्सागन था रेड वाले हेक्सागन से मैच कर रहा। फाइन इसमें है, ट्राइंगल में नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट था ग्रीन वाला ट्राइंगल और जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट है रेड वाला ट्राइंगल ओवरलैप नहीं कर रहे। यानी कि एक ट्राइंगल में 6 फोल्ड नहीं होती। ठीक है। 3 फोल्ड है, 6 फोल्ड नहीं है। हेक्सागन में दोनों है, 3 भी थी 6 भी थी। सॉरी 6 है, 3 हमने देखी थी कि 3 भी थी उसके पास। ठीक है। चलो ये 6 फोल्ड का डायग्राम हो गया। ठीक है। कितने मोटिव्स हैं टोटल? 6 मोटिव्स। ठीक है। अगर मैं इस मोटिव से स्टार्ट करता तो इसके बाद ये मोटिव बनता, फिर ये मोटिव बनता, फिर ये मोटिव बनता, फिर ये मोटिव बनता, फिर ये मोटिव बनता और फिर मैं इनिशियल मोटिव से वापस आ जाता। फिर मुझको तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ये मेरे सिंबल्स हैं रोटेशंस के जो मुझको पता होने चाहिए। 1 फोल्ड के लिए जो सिंबल है वो एक नॉर्मल सर्कल है। ठीक है। क्योंकि सर्कल मेरे कंप्लीट 360 को डिनोट करता। 2 फोल्ड में एंगल कितना था? 180 था। ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? एक ओवल शेप से रिप्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये ओवल 180 डिग्री को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता। 3 फोल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट होता। 4 फोल्ड मेरा स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है और 6 फोल्ड मेरा हेक्सागन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो ज्योमेट्रिक शेप्स है यही इन रोटेशन एक्सिस के सिंबल भी है। ठीक है। सिंबल का मतलब क्या है? जैसे ये डायग्राम था, इस डायग्राम में बीच में इसने 6 फोल्ड नहीं लिखा। इसने क्या किया? इसने एक हेक्सागन बना दिया। ये हेक्सागन बनाना सिंबलाइज करता है कि इसके अंदर एक 6 फोल्ड का एक्सिस है। इसने क्या किया? 4 फोल्ड में एक स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर एक 4 फोल्ड का एक्सिस जा रहा है। ठीक है। ये मेरा 3 फोल्ड का है। 3 फोल्ड लिखा नहीं है उसने, एक ट्राइंगल बना दिया उसकी जगह जो रिप्रेजेंट करता है कि एक 3 फोल्ड का एक्सिस है। ठीक है। तो मुझको ये पता होना चाहिए, मुझको ये डायग्राम्स सॉरी मुझको ये सिंबल्स पता होने चाहिए। 1 फोल्ड सर्कल, 2 फोल्ड ओवल, 3 फोल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल, 4 फोल्ड स्क्वायर, 6 फोल्ड हेक्सागन।
ठीक है, आई होप कम से कम मिरर्स और रोटेशन एक्सिस ना इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अगली क्लास में हम इन्वर्जन्स करेंगे कि ना, जो तीसरा एलिमेंट था इन्वर्जन, उसको स्टडी करेंगे।